गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो चैप्टर है वो है विजन आईएएस के नोट्स का जो भाग 5 है उसका तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है भारत जल संसाधन एवं सिंचाई। रीड करते हैं। सिंचाई के साधन एक परिचय। किसी भी देश में कृषि विकास पर्यावरणीय, राजनीतिक, संस्थात्मक एवं आधारभूत संरचनात्मक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आधारभूत संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक, उन्नत बीज इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये कारक समष्टि एवं व्यष्टि दोनों स्तरों पर विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध करवाना है। मतलब पूछा जाए कि सिंचाई क्या है, तो सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध करवाना है। अतः नहर, कुएं, नलकूप, तालाब आदि संसाधनों के माध्यम से फसलों को जल आपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। फसलों की वृद्धि, शुष्क क्षेत्रों में असंतुलित मृदा में पौधों के पुनः विकास तथा अपर्याप्त वर्षा के दौरान जल आपूर्ति के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता है। सिंचाई का पर्पज ही होता है कि भाई पौधों को अगर पानी की ज़रूरत नहीं हो पा रही है नेचुरल रूप से, तो उनको कृत्रिम रूप से पानी की ज़रूरत उनकी पूरी की जाए। इसके विपरीत सीधे वर्षा जल पर आश्रित कृषि को वर्षा सिंचित कृषि कहते हैं। इसके अलावा बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित नमी को सिंचित करके तथा बिना सिंचाई वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। प्राचीन काल से ही मानव जाति सिंचाई प्रणाली से लाभान्वित हो रही है। पुरातत्व संबंधी जांच में उन स्थानों पर सिंचाई के प्रमाण मिले हैं जहां फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक वर्षा अपर्याप्त थी। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्रों में 12 मासी सिंचाई की जाती थी। सीरिया में सीढ़ीदार खेत सिंचाई, मिस्र में बेसिन सिंचाई आदि। 20वीं शताब्दी में डीजल और इलेक्ट्रिक वाटर पंप मोटरों के आगमन के पश्चात मनुष्यों ने भूजल का अधिकाधिक दोहन कर नहरों आदि को विस्तृत कर सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि की। भारतीय मानसून की प्रकृति अत्यंत अनियमित होती है। मानसून की विफलता की स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है, लेकिन कम वर्षा से फसल उत्पादन में काफ़ी कमी हो सकती है। चरम दशाओं में फसल पूर्णतया नष्ट हो सकती है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सिंचित कृषि की जाती है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है तथा ऐसा अनुमान है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए भारत को अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष 2050 में जल की मांग वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों की मांग भी दोगुना होने का अनुमान है। औसतन 1 टन अनाज का उत्पादन करने के लिए लगभग 1000 टन जल की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक अनियमित जलवायु दशाएं उत्पन्न होंगी और इस प्रकार फसलें वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक प्रवण हो जाएंगी। सिंचित भूमि की वर्तमान उत्पादकता 2.5 टन या हेक्टेयर है तथा 2.5 टन हेक्टेयर है तथा वर्षा सिंचित कृषि भूमियों की उत्पादकता 0.5 टन हेक्टेयर से भी कम है। इस संदर्भ में सिंचाई रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की एक त्वरित आवश्यकता है। भारत विश्व की नदियों के कुल औसत वार्षिक जल प्रवाह का 4% प्राप्त करता है। प्राकृतिक जल प्रवाह की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम से कम 1100 घन मीटर प्रति वर्ष है। जल की मात्रा जो वास्तव में लाभदायक उपयोग के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, वह मात्रा भौतिक एवं स्थलाकृतिक अवरोधों, अंतर्राज्यीय मुद्दों और वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा आरोपित कठोर प्रतिबंधों के कारण बहुत कम है। 1.1 सिंचाई के लाभ। सिंचाई के क्या लाभ होंगे वो देखते हैं। तो फसल उत्पादन में वृद्धि, सही समय पर प्रत्येक फसल के अनुरूप उचित मात्रा में जल उपलब्ध कराकर लगभग सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
जल की इस प्रकार की नियंत्रित आपूर्ति केवल सिंचाई के माध्यम से ही संभव है। सूखे से संरक्षण। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सूखे से होने वाली फसल हानि या सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति के विरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करती है। सिंचाई के अभाव वाले क्षेत्रों में किसानों को फसलों की वृद्धि के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चूँकि प्रत्येक वर्ष वर्षा से फसल के लिए आवश्यक पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए किसानों को सदैव जोखिम का सामना करना पड़ता है। कृषि के अंतर्गत नए क्षेत्र। सिंचाई से नए क्षेत्रों में कृषि संभव हो पाती है और सिंचित कृषि के अंतर्गत आने वाले शुद्ध क्षेत्र में वृद्धि होती है। मुख्य फसलों की कृषि की बात करते हैं। सिंचाई के लिए जल की निश्चित आपूर्ति के कारण किसान मुख्य फसलों या यहाँ तक कि अन्य फसलों की कृषि के बारे में सोच सकते हैं जो अत्यधिक मात्रा में उपज प्रदान करती है। इन फसलों का उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संभव नहीं है, क्योंकि उपयुक्त समय पर जल की अल्प उपलब्धता के कारण भी ये फसलें नष्ट हो सकती हैं और निवेश की गई सभी पूंजी बर्बाद हो सकती है। मिश्रित फसल का उन्मूलन। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किसानों में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार की फसल पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। उनके अनुसार भले ही कोई फसल जल की आवश्यक मात्रा के अभाव में नष्ट हो जाए, परंतु कम से कम बाकी बोई गई फसलों से उपज प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि इस प्रवृत्ति से क्षेत्र के कुल उत्पादन में कमी होती है। सिंचाई द्वारा निश्चित मात्रा में जल की आपूर्ति के कारण किसान किसी भी समय एक ही क्षेत्र में केवल एक किस्म की फसल की कृषि करने में सक्षम होते हैं। परिणाम स्वरूप कुल उपज में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास। निश्चित सिंचाई द्वारा किसानों को वर्ष भर फसल उत्पादन के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही सरकार विस्तारित सिंचाई सुविधाओं के प्रसार से उत्पादन में वृद्धि लाभ होता है। जल विद्युत उत्पादन। आमतौर पर सिंचाई की नहर प्रणाली में कुछ स्थानों पर नहर के आधार की ऊंचाई में अंतर या विविधता होती है। हालांकि यह अंतर बहुत अधिक नहीं होता, फिर भी ऊंचाई में विद्यमान इस अंतर के सफलतापूर्वक उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर आदि जैसी कई नहरों में बल्ब टरबाइन का उपयोग कर लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना की गई है। घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति। सिंचाई नहरों से कुछ जल का उपयोग निकट स्थित क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल की मात्रा सिंचाई हेतु आवश्यक जल की मात्रा की तुलना में कम होती है और यह कुल प्रवाह को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी कस्बे के निवासियों को तीस्ता महानंदा लिंक नहर द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। दूसरा प्रमुख पॉइंट है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। जलवायु परिस्थितियों और भौतिक संरचनाओं पर आधारित इन प्रभावित जल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता तथा तकनीकी व्यवहार्यता आदि में अंतर के कारण विश्व में सिंचाई की विभिन्न तकनीकें पाई जाती हैं। सिंचाई प्रणाली को विभिन्न परियोजनाओं के तहत वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है। 2.1 स्रोतों के आधार पर सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता, भूमि पर ढलान, मिट्टी की प्रकृति और किसी क्षेत्र में उगाई गई फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, जैसे कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत जैसे फव्वारों द्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, कुहल, ढेकली, ढोंग और बोक का सिंचाई। मतलब ये अलग अलग जगह पे सिंचाई के अलग अलग नाम बताए गए। पॉइंट 2.1.1 कुएं एवं नलकूप, इनके बारे में देखते हैं। भूजल से सिंचाई के यह स्रोत कुएं प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। वर्तमान में देश के कुल सिंचित क्षेत्र के 62% भाग पर कुओं और ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की जाती है। यह सिंचाई का सबसे सुगम स्रोत है। इस सिंचाई स्रोत को
अल्प समयावधि में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि यह महंगा है। असंधारणीय तरीके से इनके द्वारा भूजल दोहन किए जाने से भूजल स्तर में कमी आ रही है। ट्यूबवेल के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। तत्पश्चात राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार का स्थान है। 2.1.2 पॉइंट जो है उसमें बात की गई है नहर की। 1950-51 में नहर को सिंचाई का मुख्य स्रोत माना गया तथा भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 50% नहरों द्वारा सींचा जाता था। 1960 के दशक में सरकार के प्रोत्साहन द्वारा ट्यूबवेल द्वारा सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। नतीजतन नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र घटकर 40% से भी कम रह गया और 2009-10 में यह 26% हो गया। नहरें निम्न एवं समतल क्षेत्रों, उत्पादक मैदानी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती हैं, जहां सतही जल निकासी का 12मासी स्रोत उपलब्ध है। ऐसी स्थितियां आदर्श रूप में भारत के उत्तरी मैदानों, कश्मीर एवं मणिपुर की घाटियों और पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती हैं। नहरों का उच्च घनत्व उत्तर प्रदेश में गंगा नहर प्रणाली तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के साथ पाया जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि नदियों में महत्वपूर्ण नहर प्रणालियां हैं। नहर सिंचाई में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान है। अब बात करते हैं तालाब के बारे में। सिंचाई तालाब किसी भी आकार में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है। इसमें संरचना के भाग के रूप में प्राकृतिक या मानव निर्मित झरने भी शामिल हो सकते हैं। देश के कुछ भागों में, विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में, तालाब सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 3% भाग तालाब सिंचाई के अंतर्गत आता है। 2001 में की गई तीसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार देश में लगभग 5.56 लाख तालाब हैं, जिनमें से अधिकांशतः तालाब निम्नलिखित राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल। देश में विद्यमान कुल तालाबों का 21.2% केवल पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 13.6% हैं, महाराष्ट्र में 12.5%, छत्तीसगढ़ में 7.7%, मध्य प्रदेश में 7.2%, तमिलनाडु में 7.0%, कर्नाटक में 5.0%। हालांकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब तुलनात्मक रूप से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तब कई तालाब सूख जाते हैं। इन 15% तालाबों का उपयोग नहीं कर पाने के कारण लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता नष्ट हो जाती है। साथ ही तालाबों के कम उपयोग के कारण लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षमता नष्ट हो जाती है। सिंचाई के लिए तालाबों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण मेघालय, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में क्षमता हानि तुलनात्मक रूप से अधिक 30% से अधिक है, जबकि गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दादर एवं नागर हवेली में तालाबों के अल्प उपयोग के कारण सिंचाई क्षमता में हानि 50% से अधिक है। अब बात करते हैं आकार के आधार पर। 2.2 आकार के आधार पर भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे वृहद, ये परियोजनाएं जिनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तृत CCA सम्मिलित है, उन्हें वृहद परियोजनाएं कहा जाता है। मध्यम, वे सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 10,000 हेक्टेयर से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तृत CCA क्षेत्र सम्मिलित हो, उन्हें मध्यम परियोजनाएं कहा जाता है। लघु, उन सिंचाई परियोजनाओं को जिनका CCA 2000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र में विस्तृत हो, उन्हें लघु परियोजना के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, कृषि योग्य कमांड एरिया। कृषि योग्य कमांड एरिया सकल कमांड क्षेत्र में अनुपजाऊ बंजर भूमि, क्षारीय मिट्टी, स्थानीय तालाब, गांव और निवास स्थान के रूप में अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अनकल्चरेबल एरिया कहा जाता है। शेष क्षेत्र जहां संतोषजनक ढंग से फसल उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि योग्य कमांड एरिया को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया वह क्षेत्र जहाँ फसल एक विशेष समय या फसल की ऋतु में उगाई जाती है। कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया वह क्षेत्र जहाँ फसल किसी विशेष ऋतु में नहीं उगाई जाती है। ऐसा आकलित किया गया है कि देश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता लगभग 64 मिलियन हेक्टेयर है। इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का 66% समग्र देश के लिए निर्मित किया गया है। 1951 से 1997 तक वृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण की औसत दर प्रति वर्ष 0.51 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ष 1997 से 2005 के दौरान क्षमता निर्माण की दर प्रति वर्ष 0.92 मिलियन हेक्टेयर पाई गई है। क्षमता निर्माण की दर में यह वृद्धि संभवतः इन परियोजनाओं की सफलता के कारण हुई है, जो कि एआईबीपी मतलब त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ी हुई सहायता के कारण तीव्र हो गई। सतही एवं भूजल दोनों का लघु सिंचाई परियोजनाओं में स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में मुख्यतः सतही जल संसाधनों का दोहन किया जाता है। भूजल लघु सिंचाई मुख्य रूप से संस्थागत वित्त और किसानों की स्वयं की बचत द्वारा उनके व्यक्तिगत और सहकारी प्रयासों के माध्यम से की जाती है। सतही जल लघु सिंचाई योजनाएं आमतौर पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र से ही वित्त पोषित की जाती हैं। लघु सिंचाई योजनाओं की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता 75.84 मिलियन हेक्टेयर आकलित की गई है, जिनमें से कुछ भाग भूजल आधारित होगा तथा जो कुछ क्षमता का लगभग 2/3 है। देश भर में बढ़ती सिंचाई से लघु सिंचाई योजनाओं का मुख्य योगदान है। उपयोग में ली गई कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 65% लघु सिंचाई योजनाओं से प्राप्त होता है। लघु सिंचाई योजना को मोटे तौर पर निम्नलिखित 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कुएं, कम गहरी ट्यूबवेल, सतही प्रवाह योजनाएं, सतही जल लिफ्ट योजनाएं। अब बात करते हैं वृहद एवं मध्यम की तुलना में लघु सिंचाई योजनाएं। सिंचाई विकास के लिए रणनीतियां तैयार करते समय जल संसाधन योजनाकार को स्थानीय दशाओं पर आधारित प्रत्येक प्रकार की परियोजनाओं के लाभों की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को लाभान्वित करना सदैव संभव नहीं हो सकता। इन क्षेत्रों के लिए लघु सिंचाई योजनाएं सबसे उपयुक्त होंगी। इसके अतिरिक्त भूमि धारण इस तरह से विभाजित किया जा सकता है कि लघु सिंचाई अपरिहार्य हो। हालांकि सिंचाई क्षमता के विकास की समग्र लागत को कम करने के लिए जहां भी संभव हो वृहद और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। हेडिंग 2.3 जल वितरण की तकनीक के आधार पर। जल वितरण की तकनीक के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया उसको देखते हैं। स्रोतों से प्राप्त जल को खेत के भीतर वितरित करने के मामले में विभिन्न प्रकार की सिंचाई तकनीक अलग अलग होती हैं। सामान्य तौर पर सिंचाई का लक्ष्य पूरे खेत में समान रूप से जल की आपूर्ति करना, ताकि प्रत्येक पौधे को आवश्यक मात्रा में जल प्राप्त हो सके, न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। विभिन्न सिंचाई तकनीक निम्नानुसार हैं, जैसे सतही सिंचाई प्रणालियों में जल सरल गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा खेत को तर करने के लिए और मिट्टी में रिसने के लिए संपूर्ण भूमि पर बहता है। इसे प्राय बाढ़ सिंचाई कहा जाता है। इस प्रकार की सिंचाई के परिणाम कृषि भूमि में बाढ़ आने की स्थिति के समान होते हैं। सतही सिंचाई को निम्नलिखित वर्गों में उपविभाजित किया जा सकता है। बेसिन सिंचाई का उपयोग ऐतिहासिक रूप से छोटे क्षेत्रों में किया जाता है। ये क्षेत्र भूमि के किनारे से घिरी हुई समतल सतह है। पूरे बेसिन में शीघ्रता से जल प्रवाहित किया जाता है और जल भूमि में रिसता है। बेसिन क्रमिक रूप से जुड़े हो सकते हैं, ताकि मिट्टी में आवश्यक जल आपूर्ति होने के बाद एक बेसिन से अगले बेसिन में जल की निकासी हो जाती है। कुंड सिंचाई खेत में प्रभावी ढाल की दिशा में छोटी छोटी समानांतर नहरें बनाकर की जाती है। प्रत्येक कुंड के ऊपर ऊपरी छोर पर जल छोड़ा जाता है और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत जल खेत में नीचे की ओर प्रवाहित होता है।
सीमांत पट्टी, जिसे बॉर्डर चेक या बे इरिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। सीमांत पट्टी को लेवल बेसिन या कुंड सिंचाई का मिश्रित रूप भी माना जा सकता है। खेत कई खंडों या पट्टियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पट्टी अन्य पट्टी के ऊपर उठे हुए चेक बैंक्स द्वारा अलग की जाती हैं। ये पट्टियाँ आमतौर पर बेसिन सिंचाई की तुलना में अधिक लंबी और संकरी होती हैं और ये खेत की ढाल के साथ लंबाई में संरेखित होती हैं। स्थानीयकृत सिंचाई स्थानीयकृत सिंचाई एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक पूर्व निर्धारित पैटर्न में पाइप नेटवर्क के माध्यम से निम्न दाब में जल वितरित किया जाता है तथा इस प्रणाली में अल्प मात्रा में प्रत्येक पौधे या इसके निकट स्थित पौधों को जल आपूर्ति की जाती है। इसे निम्न प्रवाह सिंचाई प्रणाली, अल्प मात्रा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और बबलर इरिगेशन सिंचाई विधियों के इस वर्ग से संबंधित हैं। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई। जैसा कि इस पद्धति के नाम से स्पष्ट है, ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। जल प्रत्येक बूंद के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यदि उचित ढंग से प्रबंधन किया जाए तो यह पद्धति सिंचाई की सबसे जल कुशल पद्धति हो सकती है, क्योंकि वाष्पीकरण और जल अपवाह को न्यूनतम किया जाता है। ड्रिप सिंचाई की खेत जल दक्षता 80 से 90% है। आधुनिक कृषि में वाष्पीकरण को कम करने एवं उर्वरक के लिए वितरण के लिए ड्रिप सिंचाई को प्राय प्लास्टिक मल्च के साथ संयुक्त किया जाता है। इसे फर्टिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं स्प्रिंकल सिंचाई। स्प्रिंकल मतलब छिड़काव या ओवरहेड इरिगेशन में खेत में एक या एक से अधिक केंद्रीय स्थानों पर जल पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है तथा ऊपरी उच्च दाब वाले स्प्रिंकल या गन द्वारा वितरित किया जाता है। इस पद्धति में स्थायी रूप से स्थापित खड़े पाइप के ऊपर जुड़े स्प्रे या गन का उपयोग किया जाता है तथा यह प्राय एक सुदृढ़ सिंचाई प्रणाली के रूप में जानी जाती है। उच्च दबाव वाले स्प्रिंकलर्स घूमते रहते हैं। इन स्प्रिंकलर्स को रोटर कहा जाता है तथा ये बॉल ड्राइव, गियर ड्राइव या इम्पैक्ट मैकेनिज्म द्वारा संचालित होते हैं। गन का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि ये डस्ट सेपरेशन और लॉगिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं। स्प्रिंकलर्स पाइप द्वारा जल के स्रोत से जुड़े गतिशील प्लेटफॉर्म से भी जोड़े जा सकते हैं। स्वचालित रूप से गतिशील प्रणाली, जिसे ट्रैवलिंग स्प्रिंकलर्स के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा छोटे खेतों, खेत के मैदानों, बगीचों और चारागाहों आदि जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर सिंचाई में खेत की जल दक्षता 60 से 70% है। उप सिंचाई को सीपेज इरिगेशन भी कहा जाता है तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में खेतों में कई वर्षों से उप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यह जल स्तर में कृत्रिम रूप से वृद्धि करने की एक विधि है ताकि पौधों के जड़ क्षेत्र से नीचे की मिट्टी को नम किया जा सके। ये प्रणालियां प्राय निम्न भूमियों या नदी घाटियों में स्थायी घास के मैदानों पर स्थित होती हैं और जल निकासी से संबंध अवसंरचना से जुड़ी होती हैं। यह पंपिंग स्टेशनों, नहरों, बांधों और प्रवेश द्वारों की एक प्रणाली है जो नहरों के नेटवर्क में जल स्तर में वृद्धि या कमी करती है और इस प्रकार जल स्तर को नियंत्रित करती है। उप सिंचाई का इस्तेमाल वाणिज्यिक ग्रीन हाउस उत्पादन में भी किया जाता है। आमतौर पर ग्रीन हाउस में लगे पौधों के लिए इसमें अतिरिक्त जल को रिसाइकलिंग के लिए एकत्रित किया जाता है। सिंचाई के इन स्थानीयकृत रूपों को अपनाने में कई चुनौतियां हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। वे प्रारंभिक लागत ओवरहेड सिस्टम से अधिक हो सकती है। अपशिष्ट सौर्य ताप ड्रिप सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूबर्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनके उपयोग की अवधि कम हो सकती है। अवरोधक, यदि जल को उचित ढंग से फिल्टर्ड नहीं किया जाता है और उपकरण ठीक से
देखरेख नहीं की जाती है तो परिणाम स्वरूप यह अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यदि सिंचाई प्रणाली को उचित ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है तो जल, समय और फसल की बर्बादी होती है। इन प्रणालियों के लिए भूमि स्थलाकृति, मिट्टी, जल, फसल, कृषि, जलवायु दशाओं और ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं इसके घटक की उपयुक्तता आदि जैसे सभी संबंधित कारकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। जल के उपयोग के तरीकों के आधार पर कृषि जल में जल आपूर्ति करने के तरीकों के आधार पर भी सिंचाई प्रणालियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फ्लो इरिगेशन सिस्टम, जिसमें सिंचाई जल सिंचित क्षेत्र की ओर प्रवाहित करते हुए पहुंचाया जाता है। इसे पुनः निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक सिंचाई, जहां सिंचाई जल बिना किसी मध्यवर्ती भंडारण के सीधे नदी से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई नदी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक नदी पर बांध या बैराज का निर्माण करके की जाती है तथा इस प्रकार यह किसी निकटवर्ती नहर के माध्यम से नदी के प्रवाह के कुछ भाग को अलग कर देता है। नहरों में प्रवाह गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है। जलाशय, तालाब या भंडारण सिंचाई, इस प्रणाली के अंतर्गत सिंचाई जल नदी से प्राप्त किया जाता है, जहां नदी प्रवाह में अवरोध का निर्माण कर जैसे बांध जल का भंडारण किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि जब भी नदी प्रवाह में जल की कमी होती है या जल प्रवाहित नहीं होता है तो भी पर्याप्त मात्रा में भंडारित जल विद्यमान होता है। इस भंडारित जल द्वारा नहरों की एक प्रणाली के माध्यम से खेतों की सिंचाई जारी रखी जा सकती है। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, इस प्रणाली में जल का स्तर भूमि के स्तर की तुलना में नीचे होता है, अतः सिंचाई हेतु जल को पंपों या अन्य यांत्रिक उपकरणों द्वारा ऊपर उठाया जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण के तहत प्रवाहित होने वाली नहरों के माध्यम से कृषि भूमि में पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के एक बड़े भाग में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा जलापूर्ति की जाती है। 2.5 जल आपूर्ति की अवधि के आधार। जल आपूर्ति की अवधि के आधार पर भी सिंचाई प्रणालियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जलमग्न बाढ़ तुल्य सिंचाई प्रणाली। कृषि भूमि की सिंचाई हेतु इस प्रणाली में बाढ़ के दौरान नदी में प्रवाहित होने वाले जल की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार मिट्टी को संतृप्त किया जाता है, अतिरिक्त जल बह जाता है और इस भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई में नदी के बाढ़ के जल का उपयोग किया जाता है और इसलिए यह प्रणाली वर्ष के एक निश्चित समय तक ही सीमित होती है। आमतौर पर नदी डेल्टा के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की सिंचाई की जाती है, जहां नदी और भूमि की ढलान मंद होती है। दुर्भाग्य से कई नदियों जिनके तटों पर पहले यह सिंचाई प्रणाली प्रयुक्त की गई थी, पिछली शताब्दी में उन पर बांध बना दिए गए हैं और इस प्रकार इस सिंचाई प्रणाली के प्रयोग में कमी आई है। 12मासी सिंचाई प्रणाली, इस प्रणाली में फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान नियमित अंतरालों पर फसल के लिए आवश्यक जल की मात्रा के अनुसार सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए जल नदियों से या कुओं से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार स्रोत या तो सतही जल या भूजल स्रोत हो सकता है तथा जल आपूर्ति जल प्रवाह या लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा की जा सकती है। 2.6 सिंचाई पद्धति का चयन। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, फसलों तक जल आपूर्ति करने के कई तरीके हैं। हालांकि उचित पद्धति का चयन एक चुनौती है। यह पद्धति विशेष फसल एवं मिट्टी के अनुकूल होनी चाहिए तथा निसंदेह जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए नीचे विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुरूप उपलब्ध तरीकों की एक सूची दी गई है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें एक साइड लिखा पद्धति, दूसरी साइड लिखा उपयुक्त पद्धति। सीमा पट्टी सिंचाई पद्धति में कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? गेहूँ, पत्तेदार सब्जियां, चारों। कुंड सिंचाई कपास, गन्ना, आलू। बेसिन सिंचाई बागान के लिए उपयुक्त होती।
जिन स्थानों पर जल की कमी पाई जाती है तथा लागत की तुलना में जल के संरक्षण को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे स्थानों पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी अन्य पद्धतियां अपनाई जाती हैं। यद्यपि अधिकांश उन्नत देश इन पद्धतियों को अपना रहे हैं, लेकिन भारत में मुख्य रूप से आर्थिक बाधाओं के कारण इन पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि समय बीतने के साथ भूमि और जल संसाधन में कमी होती जाती है, अतः भारत में भी इन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक हो जाएगा। तीसरी हेडिंग है क्या सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता को पौधों की जड़ों के साथ विद्यमान मिट्टी की गहराई में संग्रहित जल तथा सिंचाई प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए गए जल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार सिंचाई प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराए गए और पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए जल का उपयोग नहीं हो पाता है तथा इससे सिंचाई दक्षता कम हो जाती है। निम्न सिंचाई दक्षता का प्रमुख कारण अतिरिक्त सिंचाई जल की सक्रिय जड़ों की गहराई की तुलना में अधिक गहराई में स्थित मिट्टी की परतों से निकासी है। सिंचाई के जल का गहराई में स्थित मिट्टी की परतों से रिसाव भूजल स्तर के प्रदूषण का कारण हो सकता है। अत्यधिक सिंचाई और अल्प सिंचाई फसलों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार सिंचाई का समय और जल आपूर्ति की मात्रा फसल की पर्याप्त उपज के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए गेहूं के मामले में सिंचाई के उचित समय एवं अंतराल से जल के उपयोग के साथ उपज में 50% की वृद्धि होती है। अधिकांश आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के बावजूद 100% सिंचाई दक्षता नहीं पाई जाती है। उच्च सिंचाई दक्षता प्राप्त करने में प्रमुख अवरोध साइल रूट जोन की गहराई के पुनर्भरण हेतु आवश्यक जल की मात्रा का उचित अनुमान प्राप्त करने में असमर्थता तथा मूल रोमों की मृदा में वास्तविक गहराई से संबंधित उचित एवं रियल टाइम जानकारी का अभाव है। परंपरागत अनुमानों के अनुसार इष्टतम प्रबंधन प्रक्रियाओं के तहत 70% औसत सिंचाई दक्षता का अनुमान है। इस प्रकार स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के तहत औसत जल हानि 30% है, लेकिन कुंड एवं बाढ़ सिंचाई के तहत 50% से अधिक हो सकती है। सर्वोत्तम प्रयासों के साथ ड्रिप सिंचाई द्वारा 90% तक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। शहरी सिंचाई और लैंडस्केप इरिगेशन के तहत सिंचाई जल की हानि आपूर्ति किए गए जल की 50% तक हो सकती है। भारत के राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करना है। देश में कुल जल उपयोग का 80% से अधिक कृषि गतिविधियों से संबंध है। इसलिए इस मिशन का मुख्य फोकस वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं मतलब कमांड क्षेत्र कार्यक्रम एवं जल प्रबंधन और AIBP मतलब त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में सुधार पर है। चौथी हेडिंग है सिंचाई एवं राष्ट्रीय जल नीति। सिंचाई एवं राष्ट्रीय जल नीति। भारत ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। 2002 में इस नीति को संशोधित किया गया। यह नीति इस तथ्य पर बल देती है कि जल संसाधनों का नियोजन, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के सिंचाई से संबंधित कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। किसी व्यक्तिगत परियोजना में या किसी वाटरशेड में सिंचाई परियोजना के तहत भूमि की सिंचाई क्षमता, जल के सभी उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त संभव लागत प्रभावी सिंचाई विकल्प और जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को पूर्णतः ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादन को अधिकतम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई गहनता ऐसी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक खेतों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सके। जल उपयोग और भूमि उपयोग नीतियों के मध्य गहन समीकरण होना चाहिए। किसी सिंचाई पद्धति में जल का वितरण समानता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर होना चाहिए। चक्रीय जल की वितरण प्रणाली तथा अधिकतम मूल्य और तर्कसंगत मूल्य निर्धारण के तहत अनुमापी आधार पर आपूर्ति कर बड़े एवं छोटे खेतों के मध्य व्याप्त जल की उपलब्धता के
व्याप्त जल की उपलब्धता में असमानताओं को दूर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए कि सिंचाई क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। स्वच्छ जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, अतः जल की प्रत्येक इकाई पर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना सिंचाई का लक्ष्य होना चाहिए। जहां संभव हो वैज्ञानिक प्रबंधन, खेत प्रणालियों और स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई जानी चाहिए। वैज्ञानिक एवं लागत प्रभावी उपायों द्वारा जल प्लावित या लवण प्रभावित क्षेत्रों का भूमि सुधार करना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का भाग होना चाहिए। हेडिंग 5 कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी के पश्चात सिंचाई क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं 1966 से 69 तक नई परियोजनाएं आरंभ की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। पांचवी योजना जिसका टाइम पीरियड था 1974 से 78 तक। पांचवी योजना में संभावित निर्माण और उपयोग के बीच बढ़ते अंतराल का अनुभव किया गया और तदनुसार 1974-75 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। CADP देश में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के लिए एक एकीकृत क्षेत्र विकास दृष्टिकोण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमान क्षेत्र में निर्मित की गई सिंचाई क्षमता और उपयोग में ली जा रही सिंचाई क्षमता के बीच विद्यमान अंतराल को कम करना है। प्रारंभ में CADP को 1974 में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था। मार्च 1998 तक 21.78 मिलियन हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र तथा 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार के साथ कमान क्षेत्र विकास के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 217 हो गई है। 1 अप्रैल 2004 को इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया तथा इसमें मुख्य रूप से कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों को इस कार्यक्रम से हटाकर कतिपय अन्य गतिविधियों का समावेशन करते हुए कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड था 2008-9 से 2011-12 के दौरान। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है। 12वीं योजना के दौरान इस योजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ समान रूप से क्रियान्वित किया जाना है। लगभग 7.6 MHA को कवर करते हुए 12वीं योजना केंद्र का हिस्सा के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम में खेतों पर नहरों का निर्माण, खेतों में निकासी व्यवस्था, भूमि का समतलन एवं निर्धारण तथा सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग जैसे खेत संबंधी विकास कार्यों का निष्पादन सम्मिलित है। किसानों को जल की समान और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बारबंदी या जल वितरण की चक्रीय प्रणाली आरंभ की गई। फसल प्रतिरूप के विविधीकरण पर फोकस किया गया ताकि जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान तिलहन, दलहन आदि के उत्पादन पर बल दिया जाएगा ताकि उनकी कमी की पूर्ति की जा सके। CADP के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय ने CAD परियोजनाओं में जागरूकता लाकर और किसानों के संघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सहभागी सिंचाई प्रबंधन को प्रस्तुत किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया। सिंचित कमान क्षेत्रों में जलग्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम में शुरू होने के बाद से मार्च 2012 के अंत तक लगभग 20.149 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अंतर्गत कवर किया गया।
छठी हेडिंग है सहभागी सिंचाई प्रबंधन। सहभागी सिंचाई प्रबंधन। कोई भी सिंचाई परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह साझेदारों से संबंध नहीं हो। ये साझेदार किसान स्वयं होते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के समय में खेत की नहरों के नवीकरण और रखरखाव में लोगों की सहभागिता एक प्रमुख परंपरा थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इस प्रथा पर नौकरशाही ने अतिक्रमण कर लिया और इस बात की अनुभूति हुई कि किसानों की भागीदारी के बिना किसी सिंचाई परियोजना का पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी की अवधारणा को भारत सरकार की नीति के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में शामिल किया गया है। यह कहा गया है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेष रूप से जल वितरण और जल दरों के संग्रहण में किसानों को अधिकाधिक शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जल के कुशल उपयोग और जल प्रबंधन के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी के नीतिगत दिशा निर्देश तैयार किए गए थे। PIM के उद्देश्यों में से एक उपयोगकर्ता के बीच सिंचाई प्रणाली और जल संसाधनों के स्वामित्व की भावना लाना, ताकि जल के उपयोग और सिंचाई प्रणाली के संरक्षण में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। परिचालन स्तर पर जल उपयोग संघ, वितरण समिति और परियोजना समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक मॉडल अधिनियम की सहायता से विभिन्न राज्यों ने PIM के लिए कानून बनाए हैं। 2010 में सभी राज्यों में विभिन्न WUA के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्र लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है। 7वीं हेडिंग है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरंभ किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय ऋण सहायता द्वारा कुछ अपूर्ण प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किया गया। ये परियोजनाएं तथा कार्यक्रम पूरा होने के अग्रिम चरण में थे। निर्माण के अग्रिम चरण से यह आशय होगा कि पहले से ही खर्च किए गए नवीनतम स्वीकृत अनुमानित परियोजना लागत का कम से कम 50% राशि खर्च की जा चुकी है। परियोजना के आवश्यक कार्यों की कम से कम 50% भौतिक प्रगति हो चुकी है तथा AIBP के तहत परियोजना को शामिल करने के लिए राज्य का प्रस्ताव एक विश्वसनीय निर्माण अनुसूची द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह अनुसूची लागू किए जा चुके कार्यों तथा आगे निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को उनकी लागत के साथ दर्शाती है। इस कार्यक्रम में उन वृहद मध्यम का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, एक्सटेंशन, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन सिंचाई परियोजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विचार किया गया था, जिन्हें योजना आयोग से निवेश मंजूरी प्राप्त थी, जो निर्माण के अग्रिम चरण में थी और अगले 4 वित्तीय वर्ष में पूरी की जा सकती थी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं थी। 8वीं हेडिंग है जलीय निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापना हेतु योजना, रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज स्कीम। भारत में समुदायों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किए गए जल संरक्षण में तालाबों और झीलों ने पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंचाई क्षमता का 6.27 मिलियन हेक्टेयर लघु सिंचाई स्रोतों मतलब तालाब इत्यादि में निहित है। लगभग 15 से 20% स्रोतों का इन्हीं कारणों से उपयोग नहीं किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई क्षमता का 1 मिलियन हेक्टेयर समाप्त हो जाता है तथा अन्य सिंचाई क्षमता का लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर तालाबों के कम उपयोग के कारण समाप्त हो जाता है।
भारत सरकार ने जनवरी 2005 में कृषि से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय परियोजना हेतु एक पायलट योजना को मंजूरी दी। केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी 3:1 के अनुपात में है। इस योजना के उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुनः स्थापित करना है और बढ़ाना तथा उनकी पहले जैसी सिंचाई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना एवं सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना आदि थे। इसके पायलट चरण में 1.73 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है। इस पायलट योजना की सफलता के साथ इस योजना की अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 6,235 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 10,000 जल निकायों में आरआर कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई। इन 10,000 जल निकायों में से 9,000 जल निकायों की ग्रामीण क्षेत्रों से होने का प्रस्ताव है तथा शेष 1,000 जल निकाय शहरी क्षेत्रों में होंगे। उन जल निकायों के प्रस्ताव को जल निकायों की आरआर योजना के अंतर्गत शामिल माना जाएगा, जिन पर एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे जल निकायों की पुनर्स्थापना एवं व्यापक सुधार के परिणाम स्वरूप तालाब भंडारण क्षमता में वृद्धि, भूजल पुनर्भरण, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, कृषि या बागवानी संबंधी उत्पादकता में सुधार, तालाब कमानों में जल ग्रहण क्षेत्रों की वृद्धि, पर्यावरण संबंधी लाभों के माध्यम से संशोधित जल उपयोग दक्षता, सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग में वृद्धि, प्रत्येक जल निकाय के सतत प्रबंधन हेतु सामुदायिक भागीदारी एवं स्वावलंबी व्यवस्था, बेहतर जल प्रबंधन हेतु समुदायों की क्षमता का निर्माण करना। वर्चुअल वोटर की अवधारणा 1990 के दशक के आरंभ में प्रोफेसर एलन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? प्रोफेसर एलन के द्वारा शुरू की गई थी तथा वर्चुअल वोटर से कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जल से है या अन्य शब्दों में कृषि उत्पादों में अंतर्निहित जल से है। उदाहरण के लिए 1 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करने के लिए औसतन 16,000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इस जल को आभासी माना जाता है क्योंकि गेहूं के बढ़ने के बाद इसके उत्पादन में प्रयुक्त जल गेहूं में सम्मिलित नहीं रहता है। वर्चुअल वोटर की अवधारणा हमें यह समझने में सहायता करती है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध दुर्लभ जल का कुशलतम उपयोग निर्धारित करने में किसी वस्तु या सेवा की वर्चुअल वोटर का मूल्य उपयोगी हो सकता है। वर्चुअल वोटर ट्रेड से इस विचार से है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वर्चुअल वोटर का आदान प्रदान भी होता है। जब कोई देश घरेलू स्तर पर उत्पादन के बजाय 1 टन गेहूं का आयात करता है तो वह देश 13,000 घन मीटर स्वदेशी जल की बचत करता है। यदि किसी देश में जल की कमी विद्यमान है तो बचाए गए जल का किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकता है। यदि निर्यातक देश में जल की कमी है तो भी यह 1300 क्यूबिक मीटर का वर्चुअल वोटर का निर्यात करता है, क्योंकि गेहूं की वृद्धि के लिए प्रयुक्त जल अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। इजराइल जैसे देश जहां जल की कमी है, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में जल के निर्यात को रोकने के लिए संतरा उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है कि निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। वर्चुअल वोटर के आकलन की सीमाएं। वर्चुअल वोटर का आकलन इस धारणा पर निर्भर करता है कि जल चाहे वर्षा के रूप में प्राप्त हो या सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया गया हो, जल के सभी स्रोत समान मूल्य के। पूर्णतः यह माना जाता है कि उन गतिविधियों जिनमें अधिक जल का उपयोग किया जाता है को कम कर बचाए गए जल का उपयोग उन गतिविधियों में किया जाएगा जिनमें अपेक्षाकृत कम जल का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए अंतर्निहित धारणा यह है कि रेजलैंड बीफ उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला जल किसी वैकल्पिक उत्पाद कम जल गहन गतिविधि के लिए उपलब्ध होगा।
यह माप पर्यावरणीय हानि के एक संकेतक के रूप में विफल रहती है और न ही यह कोई संकेत प्रदान करती है कि क्या जल संसाधनों का उपयोग संधारणीय निकास सीमा के भीतर किया जा रहा है या नहीं। इसलिए वर्चुअल वोटर के अनुमानों का उपयोग नीति निर्माताओं के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता ताकि पर्यावरण के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। खाद आयात करने से भविष्य में राजनीतिक निर्भरता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। आत्मनिर्भरता की धारणा कई देशों के लोगों के बीच गौरव की बात है। संक्षेप में वर्चुअल वोटर ट्रेड जल से संबंधित समस्याओं पर एक नवीन विस्तारित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। जल संसाधनों के मांग उन्मुख प्रबंधन से आपूर्ति उन्मुख प्रबंधन तक के हाल के घटनाक्रमों के फ्रेमवर्क में यह प्रशासन के नए क्षेत्र उपलब्ध कराता है तथा यह विभिन्न दृष्टिकोण, आधारभूत स्थितियों और हितों के विभेदन और संतुलन की सुविधा प्रदान करता है। विश्लेषणात्मक रूप से यह धारणा हमें वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों और उनके संबंधों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार वर्चुअल वोटर ट्रेड जल केंद्रीयता के संकीर्ण वोटर सेट दृष्टिकोण को दूर कर सकता है। थैंक यू सो मच।